मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका की वेडिंग में 5,000 करोड़ का खर्चा किया और ये उनकी वेल्थ का सिर्फ 0.5% ही है। और माना जाता है कि भारत में कोई शादी करता है तो लोग उस शादी के पीछे अपनी वेल्थ का 5 से 15% खर्च करते हैं, पर अंबानी जी ने तो यहाँ पे सिर्फ अपनी वेल्थ का 0.5% ही खर्च करके अपने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी भारत बना दिया कि जिसमें बेस्ट डेकोर, बेस्ट फूड, बेस्ट कल्चर सेलिब्रेशन, जॉन सीना को बारात में नचवाया, रिहाना से कॉन्सर्ट करवाया और वर्ल्ड के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स और लीडर को भारत बुलवाया। और इस वेडिंग ने भारत का कल्चर और सनातन धर्म का ऐसा प्रचार किया कि आज उसकी बात पूरा वर्ल्ड कर रहा है। तो क्या अंबानी जी ही है कि जो सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं? और क्या अंबानी जी हमारे भारत को क्या वही आइडेंटिटी वापस दिला सकते हैं? और क्या ये वेडिंग भारत की इकोनॉमी के लिए सही थी या सिर्फ एक वेल्थ का शो ऑफ था? The son of Asia's richest man gets married this weekend. Son of Asia's richest man. Rich couple in India. The opulent wedding of the son of India's richest man is underway in Mumbai. We get it, you have wealth. That's it. Like, doesn't need to show off that much. It's their wealth, but it is beyond ridiculous what they are doing. अगर किसी कंट्री को पूरी दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस बनानी है तो उनके पास दो पावर्स होती है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में कंट्री अपनी मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक माइट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज करती है, और जिसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया, कि जिसने अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके यूक्रेन को अपने कंट्रोल में करना चाहा, कि जिससे दूसरी सारी कंट्रीज को भी ये पता चल गया कि अगर इन फ्यूचर उसको रशिया से पंगा लेना भी पड़े तो वो भी 2 बार सोचेगी। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है सॉफ्ट पावर, कि जिसमें कंट्री अपनी मिलिट्री का नहीं पर अपने कल्चर का यूज करती है सारी दुनिया में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, कि जिसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ कोरिया। तो आज से काफी टाइम पहले साउथ कोरिया कार्स और मोबाइल मैन्युफैक्चर से जाना जाता था, बट आज वही साउथ कोरिया अपने कल्चर, के-पॉप, BTS और स्क्विड गेम जैसे शो से फेमस है। क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलूं साउथ कोरिया तो आपके माइंड में सबसे पहला इमेज आएगा वो है BTS। पैरासाइट पहली साउथ कोरियन फिल्म बनी कि जिसने साउथ कोरिया को सुपर पावर बनने में हेल्प किया। ये फिल्म साउथ कोरिया के कल्चर और पीपल से इंस्पायर्ड थी, कि जिसने पूरी दुनिया के सामने साउथ कोरिया की एक आइडेंटिटी रखी और अपने कल्चर का ऐसा रिप्रेजेंट किया कि ये पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी कि जिसने बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता, और ये पहली साउथ कोरियन फिल्म बनी कि जिसने एकेडमी अवार्ड भी जीता। और यही कल्चर रिप्रेजेंटेशन आज साउथ कोरिया को $1 बिलियन इकोनॉमी बनने में हेल्प कर रहा है। और इस बात का अंदाजा कोरिया को हो गया था 1990s में, क्योंकि उस टाइम में जुरासिक पार्क करके एक हॉलीवुड की मूवी आई थी कि जिसने 1 साल के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट करा था कि जो हुंडई कंपनी 1.5 मिलियन कार बेचकर 1 साल में करती थी, क्योंकि अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग था और उनका कल्चरल इम्पैक्ट भी। और यहाँ पे उनको लगा कि अपने कल्चर को स्प्रेड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से उन्होंने अपने कल्चर बजट को भी इंक्रीज किया, कि जो 1998 में 14 मिलियन था उसको उन्होंने 2001 में $84 मिलियन कर दिया। और इसी की वजह से आज साउथ कोरिया अपने कल्चर को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, मूवीज, ड्रामा, कि जिसने हमको कोरियन ड्रामा से इंट्रोड्यूस करवाया और सबसे बेस्ट म्यूजिक बैंड दिया कि जो है BTS। और यही सारी चीजों ने आज साउथ कोरिया को $1 बिलियन इकोनॉमी बनाया। सबसे पहले जो पैरासाइट मूवी थी उसने अपने कंट्री के कल्चर को ऐसे बखूबी दिखाया कि वहां पे टूरिज्म में मैसिव ग्रोथ हुआ। ये रिपोर्ट देखिए, जहां पर 2010 में 8.8 मिलियन टूरिस्ट आए थे, वहां पर ये नंबर 2019 में 70.5 मिलियन तक पहुंच गया था। सेकंड, उनके एक्सपोर्ट में भी काफी बड़ा बूम आया और वहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगे। और ये सब हुआ उनके के-पॉप और मूवीज से, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंसर्स की वाइट और ग्लोसी स्किन देखकर आज सारी दुनिया ये चाहती है कि उनको भी ऐसी स्किन मिले, कि जिसकी वजह से वहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाइडली यूज होने लगे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा BTS का, कि जिन्होंने स्मार्टली अपने वीडियोस में और अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करके ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को मार्केट करा। और सिर्फ एक BTS ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी में $3.6 बिलियन जनरेट करे हैं, कि जिसने 8,000 नई जॉब बनाने में भी हेल्प करी है। और नेटफ्लिक्स भी अभी $2.4 बिलियन साउथ कोरिया में इन्वेस्ट करने वाला है सिर्फ साउथ कोरियन कंटेंट में। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आज हमारे भारत देश के बेस्ट माइंड हमारे भारत को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, वहीं पर साउथ कोरिया में दूसरी कंट्रीज से बेस्ट माइंड वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और इसी का फायदा साउथ कोरिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट वहां पे एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वहां पे उनको जॉब्स मिलेगी और ये स्टूडेंट फिर वहां के रेगुलर टैक्स पेयर बन जाएंगे, कि जिसकी वजह से यही लोग साउथ कोरिया की इकोनॉमी बिल्ड करने में उनको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से साउथ कोरिया ने आज अपने सॉफ्ट पावर का यूज करके $1 बिलियन
इंडस्ट्री बना ली कि जिसमें उनको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगी और सिर्फ अपने कल्चर का ही स्प्रेड करके आज सारी दुनिया को अपने पास बुला लिया। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्ट पावर तो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, तो इसमें ये वेडिंग का क्या लेना देना और ये वेडिंग भारत की इकोनॉमी में कैसे चेंज ला सकती है। तो चलिए मैं आपको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले होगा पर्सनल इन्फ्लुएंस पावर कि जिसका यूज करके आज अनंत और राधिका कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने भारत में एक नया फैशन ट्रेंड स्टार्ट करा है, वैसे ही केट मिडलटन, प्रिंसेस डियाना, मेगान मार्कले आज वर्ल्ड के ओजी फैशन इन्फ्लुएंसर्स में से एक है और उनको ये इन्फ्लुएंसर बनाया वहां की ब्रिटिश मीडिया ने, क्योंकि इनकी रॉयल वेडिंग फीफा वर्ल्ड कप से भी ज्यादा देखी जाने वाली वेडिंग है और इन्होंने जो कुछ भी पहना वो मार्केट ट्रेंड बन गया। कि जैसे कि हमको रोज अंबानी और राधिका की रील आती थी कि जिसमें हम देखते थे कि उन्होंने आज क्या पहना, वैसे ही वहां के मीडिया ने इसको पूरी दुनिया में दिखाया और जो चीज उन्होंने पहनी थी उसके प्राइस 3 से 6 गुना बढ़ गए। और यही सेम चीज इस वेडिंग से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गेस्ट आए थे उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने थे, कि जिसकी वजह से हमारे देश की क्लोथिंग और यहाँ के डिजाइनर को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलेगा और यहाँ के प्रोडक्ट्स भी बाहर के देशों में पहने जाएंगे, स्पेशली जो वेडिंग के आउटफिट्स होते हैं। सेकंड है कल्चर स्प्रेड। तो जैसे कि हमने इस वेडिंग में देखा कि अंबानी फैमिली ने हमारे देश के कल्चर और सनातन धर्म को ब्यूटीफुल तरीके से पूरी दुनिया में दिखाया, चाहे वो नीता अंबानी जी का डांस परफॉर्मेंस हो, ग्रैंड आरती हो या तो फिर वेडिंग का डेकोरेशन हो। सारी चीजें भारत और हिंदू ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थी। कि जैसे कि वेडिंग में हमको एक बनारसी एसेंस देखने को मिला कि जहाँ पे उन्होंने बनारस की एक मार्केट बनाई थी कि जिसमें बनारसी प्रोडक्ट्स और वहाँ का बेस्ट क्यूजिन अवेलेबल था। और वेडिंग के फूड में भी हमको भारत का बेस्ट फूड देखने को मिला था। और भारत का ये रिप्रेजेंटेशन बाहर के कंट्रीज के लोगों को एनकरेज करता है और इंस्पायर करता है कि वो भी भारत में आके अपनी वेडिंग को ऐसे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करें। और इसी से ही यहाँ के अनडिस्कवर्ड प्लेसेस एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन सकते हैं और भारत एक फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है, जैसे कि आज इटली है कि जो एक फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन में से एक है। और तीसरा होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, क्योंकि एक वेडिंग से जुड़े काफी सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हेल्प मिलेगी, जैसे कि केटरिंग, डेकोर, फोटोग्राफर्स और भी काफी सारी चीजें। और इसके चलते काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी कि जो इसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। और साथ में हमारे देश की ज्वेलरी और क्लोथिंग भी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होगी, कि जिसमें इससे जुड़े बिजनेस में भी काफी ग्रोथ आएगी। और अगर ऐसे ही हमारे देश के बिलियनर्स भारत में ऐसी ग्रैंड वेडिंग्स करने लगे या तो फिर अपने फंक्शन को ऐसे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने लगे, तो हमारे देश का इन्फ्लुएंस दूसरे देशों में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरे देशों में अभी तक अंबानी जी को कोई जानता नहीं था। Do people know about the Ambani family now? Now, 2 months ago they did not. Now they do. पर इस एक वेडिंग की वजह से आज पूरी दुनिया को पता है कि अंबानी जी कौन है और भारत क्या कर सकता है।